पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। कांस्टेबल पद पर 60,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को दिए निर्देश। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप किया गया। इन जगहों पर विभिन्न औपचारिक समारोहों का होता है आयोजन। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला तीरंदाजी टीम का शानदार प्रदर्शन। रैंकिंग राउंड में चौथा स्थान हासिल कर सीधे क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। संसद की कार्रवाई में लगातार गतिरोध पैदा कर रही कांग्रेस अब खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के पक्ष में उतर आई है। संसद में कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का खुलकर समर्थन किया। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अमृतपाल सिंह पर जबरदस्ती एनएसए लगाकर जेल भेजा गया था। साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अमृतपाल को लोकसभा में बोलने से रोकना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। चरणजीत सिंह चन्नी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि अमृतपाल को बोलने से रोकने का मतलब लाखों लोगों की आवाज को रोकना है। चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने जमकर पलटवार किया। इस दौरान रवनीत सिंह बिट्टू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। संसद सत्र के चौथे दिन आज लोकसभा में शुरुआती कार्रवाई के दौरान हंगामा देखने को मिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल न करें। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष बजट पर चर्चा के दौरान राजनीति नहीं बल्कि सिर्फ बजट की बात करे। इस सदन की बहुत मर्यादा है, कुछ परंपराएं रही है, परपाटी रही है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाठ बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चला। गौरतलब है कि केंद्रीय बजट पर कल शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर विरोध जताया। उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्षी दल से संसद की मर्यादा के अनुसार शांति बनाए रखने की अपील की। हमारे सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप दोनों तरफ की स्पीशीज को उठाकर देख लें, किसने क्या बोला है। यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है अथवा संसद की मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की है, उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए और पूरे सदन में शांति हम सब बनाए रखें। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के रवैये की आलोचना की और कहा कि पहले दिन बजट पर चर्चा न करके विपक्ष ने सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी की है। रिजिजू ने इस बात की भी निंदा की कि विपक्ष पीएम मोदी को गाली देने का काम कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। दो चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और अब आपको सीधे ले चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Where he is saying that Canadian Khalistani Sikhs have come to India to fight Indian forces. Is there any information on any Canadian citizen who was involved in any such incident here in India? सर, मधुरेंद्र मैं न्यूज नेशन से।
जिस तरह से चाइना इंडिया को साइडलाइन करके साउथ एशिया में अपने आउटरीच को बढ़ा रहा है, और ये भी देखा जा रहा है कि नेपाल को वो अपने पार्टनरशिप में बेहतर तरीके से इंगेज कर पा रहा है। आपको लगता है कि हम अपने नेबरहुड में जिस तरह के अप्रोच को आगे बढ़ा रहे हैं साउथ एशिया में, उसको एक काउंटर करने की एक नई पॉलिसी पर चाइना चल रहा है? और इस पूरे ही CSF के जो मीटिंग है, 5वीं बैठक है, उस पर क्या टिप्पणी है भारत की? किसकी बैठक का? CASAF की जो 5वीं बैठक है, जो अभी चल रही है। Okay, Abhishek. This is Abhishek from Siri News Delhi. My question is regarding U.S. Assistant Secretary Donald Lu's comment, in which he has said that India has cancelled billions of dollars of purchase from Russian defense industry because Russia cannot deliver. So my first question is that, and second, also he has said that he has been in communication with the Indian government on their displeasure and disappointment with the Prime Minister's visit to Moscow. So could you please brief us on what kind of communication they have been? Okay, so let me come to the first question, which was asked by Uma Shankar, and also the comments made in the US Congress. You must understand that India has long-standing relationship with Russia that is based on mutuality of interests. In a multipolar world, all countries have the freedom of choice. It is essential for everybody to be mindful of and appreciate such realities. So that will be our response to your questions. उमा जी, आपने हिंदी में पूछा, इसलिए मैं हिंदी में बोलना चाह रहा हूँ। हमारी रूस के साथ पुरानी मैत्री है और ये दोनों देशों के रिश्तों पे, इंटरेस्ट पे आधारित है। एक बहुध्रुवीय दुनिया में, मल्टीपोलर वर्ल्ड में, सभी देशों को आज़ादी है कि अपने अपने राह चुने, अपने अपने विकल्प को चुने। और यह भी जरूरी है कि एक नई जो वास्तविकता है, हकीकत है, उसको लोग उससे वाकिफ हो, उसको समझें और उसकी प्रशंसा भी करें। Siddhant, the question on Bangladesh. So far, we have had over 6,700 Indian students who've come back from Bangladesh. We've received excellent cooperation from the Bangladeshi government. Our High Commission has arranged for their safe and secure travel to the border crossing points or to the airport, as the case may be. They also have several helplines. Both our High Commission and our Assistant High Commissions, they are operating 24/7 helplines. And all the people who are there, our students and our nationals, they can reach out to them, and they have been rendering whatever assistance that has been requested for. So that is the update on student movement. We also feel that being a close neighbor with whom we share very warm and friendly ties, we are hopeful that the situation in the country would return to normal soon. कादम्बरी, आपका सवाल ट्रैवल एडवाइजरी को लेके। ट्रैवल एडवाइजरी एक रूटीन मैटर है जो हर देश जो चाहे वो उसको इशू करते हैं। हम लोगों ने भी ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है, तो हम लोग इसको एक रूटीन मैटर की नज़र से देखते हैं। Rishabh, you asked two questions. One was regarding the arrests made in Canada for online threats given to their leaders. On that, we would like to say that we've seen these reports. When a democracy adopts different yardsticks to measure or implement the rule of law and freedom of expression, it only exposes its own double standard. We expect Canada to take action against anti-India elements who have repeatedly threatened Indian leaders, institutions, airlines, and diplomats by violence. So we would like to see strong action or same level of action on the threats posed to us as well.
On the second question about the video you talked about, relevant agencies are looking into it, and hopefully we'll get an update. मधु, आपने हमारे पड़ोसी देशों के बारे में बात की। पड़ोस में नेपाल हो और भी देश जो हैं हमारे पड़ोस के, आपको पता है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी नीति है, और उसके तहत हम सारे देश जो हमारे नेबरहुड में हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अन्य देश जो हैं, उनके साथ हम अपनी मैत्री का रिश्ता और मजबूत कर रहे हैं। और ये रिश्ता भारत और उन देशों के बीच में है। ये तीसरे देश क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन जहां तक हमारा मानना है और हम लोग का प्रयास है, हमारी नीति है कि हम नेबरहुड पॉलिसी को और मजबूत करें, और ये सब जितने हमारे देश हैं जिनसे हमारे अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, उसको और मजबूत करेंगे आने वाले दिनों में। Abhishek, I answered your question regarding the same question that was put by Rishabh. So, on the comments made by Donald Lu in the US Congress, we've conveyed what we had to. Between, as far as Russia and India are concerned, it's a long-standing relationship. There are several aspects to it, and we recently had the visit of the Prime Minister. We also issued a joint statement where different aspects of our relationship were highlighted. What are the areas where we are moving forward? There was thrust on economic aspects of the relationship. So I would request you to have a look at the joint statement. You will get a clear idea of the direction of the relationship. Shall we go to more questions then? इधर आया था। Yeshi Seli from the New Indian Express. U.S. Foreign Secretary David Lammy was in India yesterday, and Prime Minister Modi said that they're looking at early conclusion of the FTA. Was any deadline set? Are meetings going to take place? Because the British Prime Minister is also keen that this is concluded. Okay. Vasni. Suhasini Haider from The Hindu. You spoke about Bangladesh a little earlier. Many like Professor Muhammad Yunus in Bangladesh have called for the international community, for Bangladesh partners, the United Nations, to intervene in some way to stop the bloodshed. My question was not so much about the students, but about whether the government, whether the Prime Minister or any of the External Affairs Minister have had any conversations with their counterparts in Dhaka about the situation over there, and do you see the situation itself as one of concern? Okay. Pranay? सर प्रणय उपाध्याय जी न्यूज से मेरा सवाल कुछ डोमेस्टिक इश्यूज को लेकर है जिसमें विदेश मंत्रालय का इंटरेस्ट हो सकता है। केरला सरकार की तरफ से अभी हाल ही में जो एक नोटिफिकेशन आया था एक अधिकारी की नियुक्ति को लेकर, जिसको मीडिया में फॉरेन सेक्रेटरी कहा गया, साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की तरफ से भी जो बयान आए थे, क्या ये बिजनेस एलोकेशन रूल्स का उल्लंघन है, और इसको लेकर इन संबंधित सरकारों के साथ क्या विदेश मंत्रालय ने कुछ कहा है, बात हुई है, कुछ आश्वासन? Ayushi? So this is Ayushi Agarwal from ANI. I have two questions. One is regarding the visit of the upcoming visit of our External Affairs Minister to Japan for the Quad Foreign Ministers meeting. Any discussion on the dates of the summit expected between the ministers, since India is the host? So if we can know when the summit would happen, will that be later this year or early next year? Second, who will be representing India at the swearing-in ceremony of the Iranian-elect President Pezeshkian, which is scheduled later this month? Elena? Good afternoon, Elena TASS News Agency. My first question is on cooperation between India and Eurasian Economic Union. As we know, India and Russia agreed that they will explore the possibility of Eurasian Economic Union India Free Trade Area. So have the negotiations started on this?
what is your estimation of this possible FTA, and when may it be created? And related to this issue, the question is, maybe India considers to join this union, Eurasian Economic Union. And if you allow me one more question, on what stage are now the negotiations between India and Russia on RuPay in Russia and Mir cards in India? Okay. Thank you very much. नीरज। सर मैं नीरज दुबे प्रभात साक्षी से बांग्लादेश से ही मेरा प्रश्न है सर। सर वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने वेस्ट बंगाल सीएम के एक बयान पर आपत्ति जताई है और कहा है कि बांग्लादेश सरकार भारत सरकार को एक पत्र लिख रही है। क्या भारत सरकार को कोई इस बारे में पत्र मिला है बांग्लादेश से? ओके, नीरज एक बार जरा regarding the visit of UK Foreign Secretary. We had the visit yesterday, the official visit of UK Foreign Secretary. This has happened within 1 month of the swearing of the new government in UK, and it speaks of the kind of commitment that is there on both sides and on the UK side as well on strengthening this partnership. UK Foreign Secretary met with the Prime Minister, called on the Prime Minister. He also had a meeting with external National Security Advisor and then bilateral discussions with the External Affairs Minister. Both sides recognize that positive movement have happened on the FTA negotiations, and hopefully both sides will take this forward. Both sides are looking forward to a mutually beneficial and a balanced FTA outcome that serves both the countries. So we are positive. Both governments are positive on the negotiations. Suhasini, your question regarding how do we see the developments in Bangladesh. We are aware of the situation in the country. We have been closely following the developments there. India considers the ongoing situation in the country to be an internal matter of Bangladesh. With the support and cooperation of the Bangladesh government, we were able to arrange for safe returns of our students, which we deeply appreciate. Being a close neighbor with whom, as I said earlier, we share very warm and friendly ties, we are hopeful that the situation in the country will return to normal soon. So that is how we look at the developments in Bangladesh. प्रणय, केरला सरकार को लेके आपने जो सवाल किया, देखिए संविधान के तहत, I think there are others also who are asking this question, so I'll make, sorry, same question. So we'll do it in English and Hindi both. The Kerala government had issued an order where they had appointed, or they have appointed, a secretary in charge of external cooperation. See, let's be very clear. The Constitution of India, under the 7th schedule, list 1, which is the union list, item number 10, clearly specifies that foreign affairs and all matters which bring the union into relation with any foreign country are the sole prerogative of the union government. It is not a concurrent subject. So foreign affairs is not a concurrent subject and definitely not a state subject. Our position is that state government should not intrude into matters that are beyond their constitutional jurisdiction. प्रणय, क्या मैं आपके लिए इसका रूपांतर करूं? भारतीय संविधान के तहत 7वें शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट है, उसके 10वां जो आइटम नंबर है, उसमें बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जहां तक विदेशी मुद्दों का सवाल है, फॉरेन अफेयर्स का सवाल है, और वो सभी मुद्दे जो बाहर के देशों से ताल्लुकात रखते हैं, वो जो प्रेरोगेटिव है वो केंद्र सरकार की है. और ये जो मुद्दा है, ये जो सब्जेक्ट है, 3 लिस्ट है जैसे कि आप जानते हैं, स्टेट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. दिस इज नॉट अ मैटर विच फॉल्स, ये कंकरेंट लिस्ट का भाग नहीं है और स्टेट लिस्ट का भी भाग नहीं है. तो ऐसे सिचुएशन में जबकि संवैधानिक प्रावधान है और बहुत स्पष्ट है
ऐसे में जो राज्य की सरकार हैं, उनको जो जुरिडिक्शन उनके दायरे में नहीं है, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। External Affairs Minister will be visiting Japan for the Quad Foreign Ministers meeting. The Quad Foreign Ministers meeting is on 29th. At the meeting, the leaders will take forward what has been agreed to by the leaders, the Prime Minister, presidents of the country, when they met last in Hiroshima, and thereafter there was a meeting, follow-up meeting also in New York. So it's a good occasion. It is a valuable occasion for them to take forward the Quad agenda and take stock of all that has been achieved so far. On the question of the next summit, it will be a matter which will be discussed as well. At the same time, all the Quad partners together, we are the presidency this time, we will discuss and find a suitable date to host this summit. As and when we have a confirmation on that account, we'll keep you updated. On the question of Iran, I will let you know as and when we finalize our participation. So hopefully in a day or two, or as and when it happens, I will keep you informed. Elena, on the question about FTA between India and Eurasia Economic Union, this matter was discussed. It is part of the joint statement which was issued when Prime Minister went to Russia. I understand that the first initial meeting happened in March of this year, and subsequent to that, now it is for both sides to mutually agree on a date, schedule the next meeting and take things forward. So that is where it is. Both sides are in touch with each other to see how best they can take it forward. On the question of RuPay card and Mir card, these are very technical aspects, and the technical teams in both countries are in touch with each other on this particular matter. नीरज, आपका सवाल बांग्लादेश के विदेश मंत्री और हमारी बंगाल की चीफ मिनिस्टर को लेकर रहा, तो वहाँ मैं फिर दोहराना चाहूँगा, and for everybody else I would like to first speak in English and thereafter make my comments in Hindi. I can confirm that we have received a diplomatic note, a communication from the Bangladeshi side protesting the comments made by Chief Minister of West Bengal. It is essentially on the lines that you would have seen in the reports that have come out today. Again, I would like to underline that under the 7th schedule, List 1, Union List, Item 10 of our Constitution, the conduct of foreign affairs and all matters which bring the Union into relation with any foreign country are the sole prerogative of the Union government. नीरज, आपके लिए हम लोगों को बांग्लादेश की सरकार की तरफ से एक डिप्लोमेटिक नोट मिला है। उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया कि जो टिप्पणियां दी गई हैं वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर द्वारा वो सही नहीं है, और जो आपने रिपोर्ट देखे हैं उसी तर्ज पे ये प्रोटेस्ट नोट भी है। ये हम ये कहना चाहेंगे कि भारतीय संविधान के तहत, भारतीय संविधान में शेड्यूल 7 जो है उसके तहत, उसमें लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट आइटम नंबर 10 के तहत जो विदेशी मामला है, फॉरेन अफेयर्स, और वो सभी मामले जो बाहर के देशों से जिनका ताल्लुकात है, उसमें वो यूनियन लिस्ट के अंदर है और उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही उस पर काम कर सकता है। Shall we take more questions? नीरज। सर, नीरज और न्यूज़ 18 इंडिया से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद क्या
कोई भारतीय जो कि रूसी सेना में है अभी, उन्हें निकाला गया है रूसी आर्मी से? अब तक कोई कामयाबी मिली है सर उसके बाद, दौरे के बाद? Ayan. This is Anamsha Mitra. Sir, my question is regarding the budget allocation. In recent budget, we have seen we have allocated about 200 crore rupees, 200 crore for Afghanistan, which is almost similar to the entire nations, all the nations of Africa. So, will this money be disbursed for some of the projects related to Chabahar? If not, what? Secondly, is there any surge on visas given to the Afghan nationals in different categories? Thank you, sir. Can you repeat your question? Second question. Yeah, is there any surge of visas granted to Afghan nationals in several heads, ranging from business to health? Okay. Rishabh. Hello, sir. Good evening again. Rishabh from Times Now. So one more question pertaining to Canada. This week we have seen the temple, Swaminarayan temple, being vandalized with anti-Prime Minister slogan written on it, and few of the Indian origin MPs have also been targeted in that vandalism. Can we have a response on that? Okay. Uma. Sir, I'm Huma Siddiqui from the Financial Express. I have two questions. One, India has reopened its mission in Libya. How many Indians are there, and would it be safe for the Indian companies to do business there? My second question is, there's a report today in Bloomberg, or was it yesterday, that Reliance has got permission to buy oil, crude from that country. So what happens to the other companies like ONGC? Are they allowed to do business there? Srinjoy. Sir, Srinjoy, Times Now. So between the 11th of July to the 13th of July, and all these meetings happen in the morning, from all the way from Ladakh to Lepu Lake to Sikkim to Arunachal, there were a series of meetings at different levels between Indians and the Chinese over different periods of time. Some were very long, some were short, but they happened within these 3 days. Can you tell us what the general agenda is and if it is leading somewhere? Sudhi? Sir, Shruti Ranjan from Bloomberg, sir. So as you reiterated, Bangladesh is one of our closest neighbors, and India is keeping a close watch on the developments. Bangladesh government, has it indicated or given us anything to understand that these protests, there may be some outsider influence? And since India is a close, neighbor, friend, does India have any such reports? Hello, sir. Milan from India Today. Just wanted to know the progress on Indians stuck in the Russian army. There was a request that was received by India also to help them come back. So what's been the progress on that, sir? Okay. नीरज, आपका सवाल और मिलन का सवाल एक ही है। पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने इस पे आपको अपडेट दिया था कि करीबन 51 लोग हैं जिन्होंने मदद मांगी है भारतीय सरकार से, हमारे एम्बेसी से, उनके परिवार लोग, और वो खुद उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है कि उनको रूसी सेना से जल्द निकाला जाए। आपको ज्ञात होगा कि इस मुद्दे पे हम लोगों ने आपसे पहले भी बात की है। प्रधानमंत्री के दौरे के दरमियान ये बातचीत हुई और रूसी सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि जो हमारे वहाँ सैनिक लोग फंसे हुए हैं वहाँ रशियन फौज में, उनको वहाँ से रिहा कराया जाएगा। इस पे काम चल रहा है और जल्द ही हम आशा करते हैं कि ये लोग हमारा भारत वापस लौट पाएंगे। मिलन, so this issue we have taken up. It was taken up by the Prime Minister himself during the visit, and the Russian authorities have given us assurance. They've given a positive response on our request, and we are working to
get these people back to India. Ayan, on budget, we have with Afghanistan, as you know, we have historical ties with the people of Afghanistan. We have undertaken humanitarian assistance over several years now. We continue to be committed to this partnership with the people of Afghanistan, and therefore in the budget you saw the reflection of the figures that you talked about. On the question of surge in visas, I don't have exact numbers of visas that you're talking about, but yes, visas from people in Afghanistan, people in Afghanistan is being given, and that to and fro movement is happening. Rishabh, on the question of vandalization of the temple in Edmonton in Canada, we have strongly taken up the matter with Canadian authorities both here in Delhi and in Ottawa. We condemn the vandalization. We expect the local authorities to take swift and strong action against those responsible. These attacks against temples have become a recurring occurrence and are done with a purpose which is not very difficult to fathom. We have seen a number of such incidents in recent times in Canada. Lack of action against the perpetrators has further emboldened such criminal elements. Those advocating and responsible for extremism and violence need to be brought to justice, or else the rule of law and respect for pluralism in Canada will continue to be severely undermined. We hope that the Canadian government will take action. It has been happening on a repeated basis now. Huma, we have sent our first officer has been sent to Tripoli, Libya. Our embassy, he has to set up the embassy, and thereafter we will, in some sense it is functional now, but it is not fully functional. But he has gone there to establish it, and soon you will have all the activities beginning in Libya. And thereafter, of course, we will try to enhance and expand our cooperation. We do have people there. Exact number I don't have a figure right now, but I can give you that figure. We have people who are working in that country, in medical field, teachers, professionals, so on and so forth. On the question of OFAC exemption, yes, we have also seen reports of Indian company being given exemption by OFAC of the United States to trade in oil with Venezuela. Whether other companies are also have also been given this exemption or not, I don't have an update, but I shall give you the latest the soonest that I have. Srinjoy, regarding meetings that happen on border areas, we have been giving you an update of all the meetings that have happened at the military to military level and at the diplomatic level as well. We will continue to update you with these the progress that happens in these meetings. Sudhi, on Bangladesh, while answering Suhasini's question, I told you that we see the developments in Bangladesh as an internal matter of that country. So that is our position on the question that you raised. So with that, we come to the closure of this press engagement. We have two more questions. Yeshi and then Sachin. This is Yeshi again from the New Indian Express. I just wanted to know if there's any update on the 8th Naval Veteran Commander Purnendu Tiwari. It's been 5 months since the 7. विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं, जो पत्रकार हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहे थे और उसी में उन्होंने कहा कि रूस के साथ हमारी पुरानी मित्रता है। बांग्लादेश में स्थिति सामान्य होने की उन्होंने जल्दी उम्मीद जताई और उन्होंने कहा कि वहां से 6,700 छात्र हैं जिन्हें वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत नेबरहुड फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ा रहा है और जो अपने पड़ोसी देश हैं उनसे जो संबंध है मजबूत कर रहा है। कनाडा पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत को उम्मीद है
है कि कनाडा भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ जो है कार्रवाई करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ब्रिटेन और भारत के बीच जो वार्ता है, सकारात्मक वार्ता की उन्होंने बात कही और साथ ही उन्होंने ये बात भी साफ कर दी कि जो विदेश से जुड़े मामले हैं उसमें जो राज्य सरकार है उसे निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है, वो केंद्र की जो है अधीन आता है और केंद्र ही उसमें निर्णय ले सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि क्वाड विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो 29 जुलाई को होगी और साथ ही रूस में जो लोग जो हैं, जो भारतीय हैं, जो वापस आना चाहते हैं, जो सैनिक वहाँ से वापस आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी वापसी के लिए भी जो बातचीत है वो लगातार जारी है। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में धर्मांतरण का मुद्दा संसद में उठाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमावर्ती जिलों से आए लोगों का जिक्र किया। बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में हुए कथित घोटाले को लेकर भाजपा की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के खटाखट लूट मॉडल की आलोचना की। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक में हजारों करोड़ के घोटालों पर राहुल गांधी चुप क्यों रहते हैं। 5,000 करोड़ का मूडा स्कैम किया है जिसमें सिद्धारमैया जी की धर्मपत्नी इन्वॉल्व है, उनके करीबी इन्वॉल्व है। 180 करोड़ का वाल्मीकि स्कैम किया है जिसमें कि SC ST का पैसा मारकर लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई है। चावल स्कैम हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग का स्कैम हुआ है। जिस प्रकार से कर्नाटका में आए दिन स्कैम होते रहता है, वहां की सरकार शर्मनाक तरीके से अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करती है। इसी को कहते हैं कर्नाटका का कांग्रेस पार्टी का खटाखट लूट और झूठ मॉडल। राहुल गांधी जी कर्नाटका कांग्रेस के लूट पर भी और उनके द्वारा किए गए इस झूठे वादे पर भी पूर्ण तरीके से चुप है। 14,000 करोड़ रुपया SC समाज का डाइवर्ट कर दिया गया है इसी सरकार के द्वारा। इस पर ये चर्चा नहीं चाहते। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर हुई है। संजीव कुमार नाम के वकील की ओर से दायर इस याचिका में यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि वो अपने यहाँ के सभी रेस्टोरेंट को ये साफ साफ उल्लेख करने को कहे कि उनके यहाँ परोसा जा रहा मीट किस प्रकार का है, यानी ये स्पष्ट किया जाए कि मीट हलाल का है या झटके का। याचिका में स्विगी, जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी ऐप को भी ऐसा ही निर्देश देने की मांग की गई है।
कि वो इन ऐप्स के जरिए परोसे जा रहे मीट के हलाल या झटका होने का साफ साफ उल्लेख करे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से पक्षकार बनाए जाने और पहले से लंबित याचिकाओं के साथ अपना भी पक्ष सुने जाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर 26 जुलाई यानी शुक्रवार को करगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिंगुन ला सुरंग परियोजना का वर्चुअली पहला विस्फोट भी करेंगे। शिंगुन ला सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी दोहरी ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए निमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फुट की ऊंचाई पर किया जाएगा। निर्माण पूरा होने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। शिंगुन ला सुरंग न केवल हमारे सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करेगी, बल्कि लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। 26 जुलाई को पाकिस्तान के खिलाफ करगिल युद्ध में ऐतिहासिक जीत की रजत जयंती देश मनाने जा रहा है। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर हासिल की गई निर्णायक विजय कई मामलों में खास है और इस बार इस जीत को यादगार बनाने के लिए पीएम मोदी खुद करगिल वॉर मेमोरियल पर मौजूद रहेंगे। देखिए करगिल से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की यह खास रिपोर्ट। साल 1999 में करगिल में देश के सैनिकों ने जो वीरता, अदम्य शौर्य का प्रदर्शन किया, वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। ये वही लामोचेन व्यू पॉइंट है जहां 25 साल पहले हमारे जवानों ने पाकिस्तान को खदेड़कर युद्ध में जीत हासिल की थी। ये है लामोचेन पॉइंट और मेरे ठीक पीछे कारगिल की वो पहाड़ियां जो आज भी गवाह है 18,000 फीट ऊंची उस लड़ाई की जिसने दुश्मन के तमाम इरादे नेस्त नाबूद कर दिए। भारतीय सैनिकों ने जान की परवाह न करते हुए दुश्मनों से मोर्चा लिया और जीत हासिल की। इस युद्ध में हमारे 527 वीर सपूतों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। करगिल की ये जीत पूरे भारत की जनता की जीत थी। भारतीय सेनाओं ने 1999 में करगिल की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था, वो सिर्फ एक झंडा भर नहीं था, बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान था। जीत का जश्न मनाते हुए आज वीर शहीदों को याद करते हुए हर भारतीय गौरवान्वित हो उठता है। विजय दिवस की रजत जयंती पर इकट्ठा हुए वीर सेनानियों के परिवारों के सामने करगिल पर बनी एक फिल्म दिखाई गई, जिसे देखकर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। करगिल में शहीद हुए वीर जवान आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानियां अमर हैं। जीत के उन ऐतिहासिक पलों को याद करते हुए कारगिल के हीरो रहे योगेंद्र यादव और ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर गर्व से भर उठते हैं। 17 गोलियां खाने के बाद ये जो हर एक पहाड़ी को आप देख रहे हैं, इन पहाड़ियों पे मेरे साथियों ने अपने लहू से इस हिंदुस्तान की जीत का एक स्वर्णिम इतिहास लिखा है। इन पहाड़ियों को जब जब भी देखते हैं तो लोगों के लिए पहाड़ियां होंगी, लेकिन हमारे लिए ये कारगिल का एक धाम है। सामने आपको वही टाइगर हिल और तोलोलिंग की पहाड़ियां नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पिछले कल की बात हो और वही जो साथी जो हमने खोए हैं और जिनके साथ हमने पूरा जीवन गुजारा है, उनकी यादें एक बार ताजा हुई हैं और अच्छा लगता है कि आज जो वीर नारियां हैं हमारे बीच में हैं और वो जो योद्धा जिनके साथ हम लड़े हैं वो हमारे साथ में आज हैं और उन दिनों की बहुत एक नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आज हमारे दिल में है और हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। करगिल युद्ध में पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। जीत के 25 साल पूरे हो चुके हैं। भारत अपने वीर सपूतों को नमन कर रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले।
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये पंक्तियां यहाँ साकार हो उठती हैं। विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। युवाओं को कैसे स्किल्ड बनाएगा बजट 2024? युवाओं के लिए कौन सी आई हैं नई स्कीम्स? MSME को कैसे मजबूत करेगा ये बजट? छोटे कारोबारियों को कैसे होगा इस बजट से फायदा? देखिए बजट 2024 MSME और स्किल स्पेशल आज शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित केंद्रीय विद्यालय में छात्रों की क्लास ली। पर्यावरण के मुद्दे पर बच्चों के साथ संवाद करते हुए राष्ट्रपति ने अपने पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चों से सुझाव मांगे और जानने की कोशिश की कि इसका सुधार कैसे किया जाए। देखते हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की यह खास रिपोर्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कक्षा 9 के छात्रों के साथ पर्यावरण के मुद्दे पर संवाद किया। पूर्व में शिक्षिका रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों के साथ संवाद करते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चों से सुझाव मांगे और जानने की कोशिश की कि इसमें सुधार कैसे किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये कोई तो ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई मनुष्यकृत होता है, हम लोगों को द्वारा होता है। क्या होता है? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पा रहा है, जो उससे वो अपना फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस से, और मैम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर बच्चों को बताया कि हमें अपने पर्यावरण को कैसे बचाना है और इसके लिए उनकी क्या भूमिका है। उन्होंने बच्चों को सुझाव दिया कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाने का जो संकल्प देश के सामने है वे उसको निभाएं। इंडस्ट्री होना चाहिए, लेकिन पोल्यूशन कैसे ज्यादा कम से कम हो या ना हो, इसके लिए भी प्रावधान पहले करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? घर पे हम AC लगाते हैं, फिर रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। इसलिए इसको कम करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए और हर चीज को कम से कम यूज करना चाहिए। राष्ट्रपति की क्लास से अभिभूत बच्चों ने बाद में बताया कि यह उनके जीवन भर के लिए स्मरण का एक ऐसा दिन था जिसे वह हमेशा याद रखेंगे। मैम से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। मैम ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, अपने बचपन के बारे में बताया और एनवायरनमेंट, मतलब कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति मैम ने हमें ये सिखाया कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। उन्होंने बचपन की कुछ अपनी कहानियाँ भी बताई और ये संदेश दिया कि एक पेड़ अपने माँ के नाम। राष्ट्रपति की क्लास और पर्यावरण का मुद्दा निश्चित तौर पर बच्चों के मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ने वाली घटना है। देश की प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति जब बच्चों की क्लास लें और उन्हें इस बात का ज्ञान कराएं कि देश के लिए पर्यावरण कितना ज़रूरी है, तो यह देश के ही नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी एक अभूतपूर्व दिन कहा जा सकता है। आज बच्चों को उन्होंने जो पाठ पढ़ाया कि पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है, और ये बच्चों ने सीखा कि अब वो जीवन भर इस बात को याद रखेंगे कि उनकी क्लास कभी राष्ट्रपति ने ली थी। कैमरामैन सुमित के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के रवैये पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा है,
सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं पाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने 2022, 2023 और 2024 के डेटा कंपैरिजन की भी समीक्षा की और किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं पाई। कांग्रेस को भारत सरकार पर तो नहीं, पर क्या माननीय उच्च न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है? राजस्थान में बीजेपी सरकार आने से पूर्व खटाखट हुए पेपर लीक क्या खड़गे जी के संज्ञान में नहीं है? अपनी सरकार में हुए पेपर लीक पर खड़गे जी ने मुंह में दही क्यों जमा रखी थी? आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी को कोतवाल कह रहे हैं। कांग्रेस पेपर लीक और भ्रष्टाचार की जनक है। भ्रष्टाचार के जनक को कोतवाल कहने से बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? देश की जनता ने कांग्रेस को लगातार तीसरी बार नकारा है। लगातार तीसरी बार हार कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। राजनीतिक रोटियां सेकने और तेजी से फिसलती हुई अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए कांग्रेस के पास झूठ, आधा सच और अराजकता एकमात्र सहारा है। खड़गे जी, ना तो आपको, ना आपके नेता राहुल गांधी, ना आपकी पार्टी को विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता है। आपको केवल अपने और एक परिवार के भविष्य की चिंता है। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विद्यार्थियों की नहीं, कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना रवैये, कुतर्क और ओछी राजनीति की हार है। जीरो एरर परीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की प्राथमिकता है। टेम्पर प्रूफ परीक्षा के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ परीक्षाओं को इसलिए स्थगित किया गया। परीक्षा को स्थगित करना क्या पेपर लीक होता है? खड़गे जी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं। तथ्यों और सच के साथ ऐसा खिलवाड़ आपकी शुचिता पर एक बड़ा सवाल है। भारत की परीक्षा व्यवस्था की छवि को धूमिल और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। એ સાંભળ કર હા, આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો છે. હા. એ સત્યાનાશ. भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दीकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। उत्तर प्रदेश के बलिया से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के नरही थाना स्थित भरौली तिराहे पर वाराणसी जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीयूष मोटिया ने खुद छापा मारा। यहां से लगातार अवैध वसूली और तस्करी की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक 16 दलाल और 2 सिपाही गिरफ्तार हुए हैं। वहीं 8 सिपाहियों पर FIR दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, 37,000 नकदी भी बरामद हुई है। थानाध्यक्ष समेत कोरंटाडीपुरी पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। गौरतलब है कि हफ्ता भर भी नहीं हुआ कि CM योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में समीक्षा बैठक की थी। उसके बाद पुलिस हरकत में आ गई है। जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है। पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त है। उसमें रेड की गई। 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटाडी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। FIR भी इसमें लिखी गई है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, कई मायनों में ये चौंकाने वाला मामला है। जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई है, 16 दलाल गिरफ्तार हुए हैं, उसमें 2 सिपाही भी गिरफ्तार हुए हैं, 8 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
जी बिल्कुल, बहुत ही गंभीर मामला है ये। और आपको बता दें, गुड गवर्नेंस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मुहिम है, अभी कुछ ही दिन पूर्व योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ की बैठक में गए थे और उन्होंने वहां पे सख्त निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि तमाम जनप्रतिनिधियों की भी सुनी जाए। और ये जो भरौली तिराहा है, भरौली तिराहा बक्सर उत्तर प्रदेश और बिहार के जो बॉर्डर है बक्सर जनपद का, वहां पर ये तिराहा मौजूद होता है। और यहाँ से हजारों की संख्या में ट्रक गुजरते हैं। और आज भोर सुबह एडीजी जोन वाराणसी वहां पर जब सिविल ड्रेस में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा इस तरीके की घटना। और वहां पर मौजूद जो 5 सिपाही थे, 5 में 2 सिपाही को तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। मौके से 3 सिपाही फरार हो गए। 16 अन्य लोगों को, दलाल लोगों को इसमें पकड़ा गया है। और इस मामले में पुलिस वालों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है और अन्य अज्ञातों के खिलाफ भी दर्ज की गई है। जी विकास, एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बयान पर फिर बवाल हो गया है। दरअसल पिछले दिनों जब बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे तो उसी दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के संकटग्रस्त लोगों के लिए पश्चिम बंगाल अपने दरवाजे खुले रखेगा और उन्हें पनाह देगा। ममता बनर्जी ने यह तक कह डाला कि अगर बांग्लादेश के बेबस लोग पश्चिम बंगाल के दरवाजे खटखटाते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें पनाह देंगे। बस फिर क्या था, जो होना था वो हो गया।
बांग्लादेश की सरकार ने ममता दीदी के इस आपत्तिजनक व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई है। बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार के सामने ममता बनर्जी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि ममता बनर्जी का बयान भड़काऊ था और इसमें बांग्लादेश के आंतरिक मामलों को लेकर गलत बातें कही गई थी। बांग्लादेश सरकार का तो यह भी कहना है कि ममता का यह बयान आतंकवादियों को ऐसी घोषणाओं का फायदा उठाने के लिए उकसा भी सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या अपने आप को देश की विदेश नीति से भी ऊपर समझती हैं, या फिर वो पश्चिम बंगाल की एक अलग ही विदेश नीति बनाना चाहती हैं?